बचपन से हमें पढ़ाया जाता है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मगर क्या कहेंगे जब इसी हॉनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छीन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा भी देखा गया था। इतने भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवान द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया ने इसे शिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इस शिबली सादिक हृदय केस की पूरी कहानी क्या है, इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स में। इस वीडियो में इस केस के एक आरोपी के साथ जो कुछ भी वहाँ की आम जनता ने किया था वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्रिमिनल IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया, ये कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का जिसका नाम शिबली सादिक हृदय है। शिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम के शहर में हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटियां जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में यह काफ़ी तेज़ था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिबली कॉलेज में एडमिशन लेता है। शिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फ़ीस समय पर दे सके, इसलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए शिबली ने पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक ने शिबली को ही दे दी थी। इसलिए वहाँ के लोग शिबली के ऑर्डर अकॉर्डिंग ही काम शुरू करते थे। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है और वह घर वापस नहीं जाता। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को शिबली की चिंता होने लगती है, इसलिए वह शिबली को फ़ोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर शिबली के कुछ जानने वालों को फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले शिबली का इंतज़ार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फ़ोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में रोते हुए शिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। यह लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो माँ। शिबली की माँ आगे कुछ कह पाती इससे पहले फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद यह लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर कुछ घंटे बाद एक फिर से अनजान नंबर से कॉल आता है। इस बार फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतज़ाम कर लो। शिबली के परिवार वालों के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी शिबली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर का फ़ोन आता है तो शिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतज़ाम कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दे। शिबली के पिता की बात किडनैपर आसानी से मान लेता है और अब फिरौती के रूप में मात्र 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। जब शिबली के पिता पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फ़ोन करके बंदरबाट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिबली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है और जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वाले को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं, मगर उनका इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं, मगर शिबली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों को पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिबली वापस नहीं आता है तो अब
पिता और उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउत पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहीं पर उसका काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमंग चिंग मामा, शिव सिंह मुंग मामा, अनंत मुंग मामा तथा उकत मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय के थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करती है तो गिरफ्तार किए गए 6 में से एक व्यक्ति कहता है कि हमने सब कुछ उमंग चिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले उमंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और इसमें पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो यह बाकी अपराधियों की तरह शिवली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमंग चिंग मामा एक एक करके रात से पर्दा हटाना शुरू कर देता है। उमंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंग पे खड़े हो जाते हैं। उमंग चिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर में शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमंग चिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमंग चिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस के पास जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख रुपए मिले थे उसमें से 1.5 लाख रुपए वह खुद रख लेता है और बचे 50,000 रुपये अपने साथियों में बराबर बांट देता है। जब किडनैपर बात की हत्या कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उनसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों के से मांस को अलग कर लेते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर में से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी शिवली को ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमंग चिंग मामा ने पकाकर खा भी लिया था। जब अपराधियों द्वारा शिवली की मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में यह चर्चा का विषय बन जाता है। चूंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसलिए देखते ही देखते यह मामला कर्फ्यू रूप भी लेने लगता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लोगों ने ऐसा एक मासूम लड़के के साथ इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी होगी। जब इसी सवाल का जवाब उमंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो उनका चौंका देने वाला खुलासा होता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वहाँ काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर यह लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन बातों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी दे देता है, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूँगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ओनर से भी कर दूँगा। इसी बात पर उमंग चिंग मामा और उसके बाकी साथियों के साथ शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ओनर तक चली जाती है। फिर एक दिन ओनर शिवली तथा वहाँ काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वह जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है।
यहाँ पर ओनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है। बाकी मजदूरों को भी शिवली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता है और वह शिवली को बीच रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उमंग चिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमंग चिंग मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद उमंग चिंग मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में शिवली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद यह सभी शिवली के परिवार वालों को डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर तब पानी फिर जाता है जब शिवली उमंग चिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगा था कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद शिवली को रिहा कर दिया तो यह सभी किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए उमंग चिंग मामा अब अपने साथियों के साथ शिवली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली को जोर से पकड़ते हैं और उमंग चिंग मामा शिवली का गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिवली की सांस न थम जाए। और हत्या हो जाने के बाद सारे सबूत मिटाने के लिए यह सबसे पहले सभी लोग शिवली के शरीर से मांस को अलग करना शुरू कर देते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फ़ोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके, मगर इन लोगों का यह प्लान काम नहीं करता है और आखिरकार शिवली के माता पिता उस पुलिस की शरण में चले जाते हैं और यह सभी पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इस सभी खुलासे के बाद पुलिस वालों की कई टीमें उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिवली की हत्या का दावा किया था। फिर यहां सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर का कुछ कंकाल मिलता है। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया था, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिवली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भी भर दिया था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन तक सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहां जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिवली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमंग चिंग मामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर आते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमंग चिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमंग चिंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमंग चिंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते बस कुछ मिनट के अंदर उमंग चिंग मामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका हुआ उमंग चिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवली की हत्या में सबसे अहम रोल उमंग चिंग मामा द्वारा ही की गई थी। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिवली मांस खाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी वह पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती है। इसके मुताबिक पुलिस की जांच के दौरान उमंग चिंग मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिला था और ना ही उमंग चिंग मामा ने इस खबर को स्वीकार किया था। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अदालत में पूरी हो चुकी है और बीतते समय के साथ इन सभी अपराधियों को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम प्रिजनर की सज़ा भी मिल गई है। आने वाले समय में ऐसे अपराध करने वाले लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो
इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक क्रिमिनल IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।